Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Munich Security Conference, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. क्या है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वो जरा समझते हैं. इट इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी दैट इज़ कंडक्टेड इन म्यूनिक सिटी ऑफ जर्मनी सिंस 1963. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेन्यू फॉर एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं पूरे दुनिया भर के, पॉलिसी मेकर्स, they assemble here in Munich and they discuss on some pressing security issues that is troubling the world countries in current times. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है जिसका नाम है म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट दैट डिस्कसेस ऑल द क्रूशियल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्ल्ड कंट्रीज इन प्रेजेंट टाइम. अभी करंट न्यूज़ देखते हैं. हाल फिलहाल में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग बुलाई गई दैट वाज हेल्ड वर्चुअली, और इसमें ज़्यादातर जो दुनिया के लीडर्स हैं दे अटेंडेड इट वर्चुअली इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन. तो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन व्हेन ही अटेंडेड म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वर्चुअली ही सेड दैट नाउ ही इज़ प्लानिंग टू रिवाइव द ईरान न्यूक्लियर डील. तो ईरान न्यूक्लियर डील पे लेकर के उन्होंने चर्चा की और उन्होंने बातचीत की कि अब वो प्लान कर रहे हैं कि वापस से ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाए. तो ये आर्टिकल मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ दो पर्सपेक्टिव से. या तो आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ ले म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है, या फिर मैं डिटेल में आपको एक बार रिवाइज करा सकूं अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील. जो काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको पता होगा ईरान न्यूक्लियर डील मैंने 2021 में 2-3 दफ़ा डिस्कस किया था, कम से कम 2020 में या 21 में. और अभी ईरान न्यूक्लियर डील वापस से इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए वापस से आज ईरान न्यूक्लियर डील एक बार डिस्कस कर रहा हूँ. तो अभी तक जो मैंने बात बताई उसको जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हाल फिलहाल में कंडक्ट कराई गई. एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स असेंबल होते हैं और जो प्रेसिंग सिक्योरिटी नीड्स होती हैं उस पर चर्चा करते हैं. उसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली एड्रेस किया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि नाउ यूएस इज़ प्लानिंग टू रिवाइव और रीजॉइन ईरान न्यूक्लियर डील. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ईरान न्यूक्लियर डील. तो ईरान न्यूक्लियर डील के लिए और उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट यूएस ईरान रिलेशंस. वो कैसे एक वक्त बहुत अच्छे थे और फिर बहुत ख़राब हो गए, और यूएस ईरान रिलेशंस जो हैं वो जियो पॉलिटिक्स को वर्ल्ड वाइड खासकर वेस्ट एशिया में काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं. तो समझते हैं. पहले यूएस ईरान के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे. यहाँ पे देखिए यूएस है, यहाँ वेस्ट एशियन कंट्री है ईरान, हैविंग इट्स कोस्ट इन पर्सियन गल्फ. तो 1950s में ईरान हैड वेरी गुड डिप्लोमेटिक टाइज विथ द यूएस एंड ईरान रिसीव्ड अ लॉट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस ऑल्सो फ्रॉम यूएस, लाइक एटम फॉर पीस प्रोग्राम वाज गिवन बाय और सपोर्टेड बाय यूएस टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ईरान. तो मुद्दा यह है कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करने में यूएस ने ही मदद की है अंडर इट्स प्रोग्राम यूएस एटम फॉर पीस प्रोग्राम. लेकिन था क्या कि Iran was ruled by a dictator, Shah Reza Pahlavi, and Shah Reza Pahlavi was very much influenced by US leadership. और इस कारण से ईरान के कई सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के जो वेल्स हैं उसको वो काफ़ी कंसेशनल रेट पे यूएस की कंपनियों को देता जा रहा था. मुद्दा ये है कि ईरान के रिसोर्सेज शाह रेजा पहलवी यूएस की कंपनियों को देता जा रहा था एंड दैट वाज हैम्परिंग ईरान्स इकोनॉमी. और इस कारण से लोगों ने शाह रेजा पहलवी की जो डिक्टेटरशिप रूल थी वहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड विथ इट. वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है. लेकिन जो डिक्टेटर है ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट द टाइज ऑफ ईरान विथ यूएस रादर दैन बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री. तो इस कारण से
ईरान के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया 1979 में, जिसको ईरानियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन पीपल ऑफ ईरान ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट शरियत कल्चर, या आप कह सकते हैं रेडिकल इस्लामिक कल्चर इन ईरान। So they replaced Shah Reza Pahlavi and with that the US influence on Iran got over. ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इरानियन रिवॉल्यूशन इन 1979 दैट टर्न्ड टू सम एक्सटेंट वायलेंट ऑल्सो, और यूएस एम्बेसी वगैरह पे अटैक हुआ, कुछ यूएस के डिप्लोमेट्स वो भी हर्ट हुए। उसके बाद से यूएस और ईरान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गए, ख़राब हो गए। सिंस देन यूएस हैज़ बीन इम्पोजिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर ईरान। तो ध्यान देने वाली या मज़ेदार बात यह है कि इट वॉज यूएस ओनली who helped Iran to develop nuclear weapon under its program US Atom for Peace program during Shah Reza Pahlavi regime. Once the revolution happened in Iran, उसके बाद वहाँ पे जैसे ही ईरानियन की अलग वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई under the leadership of Ayatollah Khomeini, who is considered to be the supreme leader of Iran. तो once Ayatollah Khomeini came to power, the supreme leader, ईरान और यूएस के संबंध काफ़ी ख़राब हो गए, और यही कारण है कि यूएस और सऊदी अरबिया के रिलेशंस अच्छे होने लगे। टिल डे सऊदी अरबिया एंड यूएस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्सिस अगेंस्ट ईरान। क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया एंड ईरान आर हॉस्टाइल टू ईच अदर गिवन द इस्लामिक सेक्ट दैट दीज टू कंट्रीज फॉलो। ईरान फॉलोज सिया इस्लामिक सेक्ट एंड फॉलोज पर्सियन कल्चर, जबकि सऊदी अरबिया इज़ नोन फॉर सुन्नी इस्लामिक सेक्ट एंड फॉलोज अरबिक कल्चर। तो वेस्ट एशिया के अंदर ये एक फॉल्ट लाइन है जहाँ पे अरबिक और पर्सियन कल्चर के बीच में एक डिफरेंस चलता है, कन्फ्लिक्ट चलता है। ईरान जो है वो पर्सियन कल्चर को मानता है और सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है, जबकि सऊदी अरबिया सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता है। तो सऊदी और यूएस अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज हो गए उनके अगेंस्ट ईरान, एंड दैट इज़ वाई स्लोली ईरान बिकेम वेरी क्लोज टू रसिया एंड चाइना। तो दुनिया भर की अगर आप पॉलिटिक्स देखें, जियो पॉलिटिक्स देखें, तो उसमें एक एक्सिस है ईरान, रसिया, चाइना अगेंस्ट एन एक्सिस ऑफ यूएस, इजराइल एंड सऊदी अरबिया। इजराइल और सऊदी अरबिया में पहले डिफरेंसेस थे, बट नाउ द डिफरेंसेस आर नाउ टोनिंग डाउन। तो हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं I2U2 समिट एंड ऑल, धीरे धीरे अभी UAE ने ज्वाइन कर लिया, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज सेटअप कर लिए। UAE इज़ कंसिडर टू बी गुड लाइज ऑफ सऊदी अरबिया। तो मुद्दा यह है कि सऊदी अरबिया इजराइल के साथ आ रहा है, एक एक्सेस बन रहा है US, इजराइल एंड सऊदी अरबिया अगेंस्ट एन एक्सेस ऑफ ईरान, रसिया एंड चाइना। और ये जो एक्सेस है उसके पीछे का कारण है ये 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन। तो तब से, जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन आया ईरान के अंदर, तब से यूएस इज ट्राइंग टू फाइंड वन वे और द अदर टू पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर ईरान। हर बार कुछ ना कुछ बहाना लगा करके, मेन बहाना ये होता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और जिस कारण से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया जाना चाहिए, बिकॉज ईरान इज़ नॉट अलाउड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। और ये बहाना लगा करके यूएस जो है ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवा देता है। यू सी, यूएस हेल्प्ड ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन, और टाइम टू टाइम यूएस इम्पोजेस और यूएस परसुएड वर्ल्ड कंट्रीज टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर ईरान फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो मुद्दा क्या है? देखिए, ईरान इज़ नॉट सिग्नेटरी टू NPT। एक बार ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखिए, NPT है क्या? NPT का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से, एंड दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1969-70, तो इस ट्रीटी के हिसाब से ओनली 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट आर P5 कंट्रीज, परमानेंट कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UK, US, France, Russia and China, only these countries are allowed to have nuclear weapon according to this treaty, because these countries had developed nuclear weapon by the time this treaty came into force. तो जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन था इस ट्रीटी के इम्पोज होने तक, दैट वाज इम्पोज इन 1968, उनको अलाउ किया गया टू हैव न्यूक्लियर वेपन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, while other countries could not have nuclear weapon. तो कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, दे डिड नॉट साइन NPT एंड दे डेवलप्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन। तो ठीक है, हमने NPT साइन नहीं किया और हमने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, जबकि साउथ सुडान was neither signatory and till day is neither signatory of NPT nor it has developed its nuclear weapon.
लेकिन बात की जाए अगर ईरान की, तो ईरान का एक पिक्यूलियर कंडीशन है। ईरान इज सिग्नेटरी टू NPT। अब देख सकते हैं ईरान को, इट इज सिग्नेटरी टू NPT। सो सिंस ईरान वॉज सिग्नेटरी टू NPT, US इस पे एलिगेशन लगाता है कि तुम NPT सिग्नेटरी होने के बावजूद भी तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, मतलब यू आर वायलेटिंग एन इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज NPT says कि only 5 countries, these P5 countries can have nuclear weapon. So considering the fact that Iran is signatory to NPT, it has been found developing nuclear weapons in 2012 as per US reports, and that is why economic sanctions were imposed by UNSC under resolution number 2049. देखिए मैं एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ, US ने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करवाया फॉर पीस पर्पसेस, सिविलियन पर्पसेस। भाई जो देश सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनके पास आ जाएंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ईरान धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन बनाने लगा होगा। अब वही US बहाने ढूंढता है ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के, कि क्योंकि 1979 में वहाँ पे जो रिजीम आई अंडर अयतुल्ला खमेनी आफ्टर द रिवॉल्यूशन, दैट वाज एंटी-US। तो तब से US टाइम टू टाइम ईरान के ऊपर ये एलिगेशंस लगा करके कि सिंस यू आर सिग्नेटरी ऑफ NPT, और NPT कहता है कि सिर्फ 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन होल्ड कर सकते हो, तुम उसके सिग्नेटरी हो, फिर भी तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाएंगे। और इस तरीके से UNSC में इस तरह का रिजोल्यूशन लाता है US, और रिजोल्यूशन को पास करवा के ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवा देता है। 2012 में सैंक्शंस लगवाए, ईरान ने फिर बहुत सारे कंडीशंस माने US के, सैंक्शंस लिफ्ट किया गया। फिर 2015 में लगवाए, फिर ईरान ने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस माने US और इसके एलाइज के। तो उसी दौरान 2015 में एक डील साइन हुई जिसको हम लोग कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील में क्या हुआ, 2015 में जो साइन किया गया ड्यूरिंग ओबामा रेजीम, ईरान एग्रीड नॉट टू इनरिच यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए यूरेनियम को आप 3% तक अगर इनरिच करते हैं तो आप उस यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो आपको यूरेनियम को इनरिच करना होगा अप टू 20%। तो ईरान ने एग्री किया कि हम लोग यूरेनियम को इनरिच नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन, एंड दे विल कीप देयर न्यूक्लियर साइट्स ओपन फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन बाय इंटरनेशनल एजेंसी, जिसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी। इन रिटर्न US लिफ्टेड ट्रेड सैंक्शंस। और ये जो UNSC के अंदर ये जो रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया गया अंडर रिजोल्यूशन नंबर 2231। अब ये सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, 2015-16 में ये सब सारे डेटा इंपॉर्टेंट थे PT पर्सपेक्टिव से कि UN रिजोल्यूशन नंबर कौन सा है। तो इसके बाद ये सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए गए ईरान के ऊपर। ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ ईरान और US के बीच में, दैट बिकेम ए बेसिस फॉर एन एग्रीमेंट बिटवीन अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और बाकी सारे देशों ने भी ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया, और उसके ऊपर से सारे के सारे ट्रेड सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए गए 2015 में। और इसी को फिर नाम दिया गया P5+1 डील। P5 तो परमानेंट कंट्रीज़ हैं ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, +1 जर्मनी। ये 6 देशों ने मिलकर के ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया, जहाँ पे ईरान ने एग्री किया कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, और उसके बदले में ये P5+1 कंट्रीज ने एग्री किया कि दे विल लिफ्ट ट्रेड सैंक्शंस फ्रॉम ईरान। और इसको P5+1 डील को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये है ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील के बाद से थिंग्स वे आर गोइंग ओके और स्मूथली बिटवीन ईरान एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड US। लेकिन फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द US इन 2016, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से रिलेटेड जो अपनी US की पॉलिसी उसको वापस से U-टर्न दे दिया। US पुल्ड आउट ऑफ द डील, ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018। तो US पुल्ड आउट ऑफ द डील इन 2018 एंड US स्टार्टेड टू पुट ट्रेड सैंक्शंस ऑन ईरान अगेन इन 2018। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कंडीशंस लगाए, क्या ग्राउंड दिए US के पुल आउट के पीछे? तो डोनाल्ड ट्रंप अक्यूज्ड कि ईरान जो है वो स्टील्थली यानी कि चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन अभी भी बना ही रहा है, मतलब ईरान अभी भी इस न्यूक्लियर अग्रीमेंट P5+1 डील या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को वॉलेट कर ही रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील
वॉज एनी वे वैलिड ओनली टिल 2030 एंड डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि ये जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो 2070 या 2080 तक का हो। मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे ईरान न्यूक्लियर डील को कैंसिल करने का, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी से, ओबामा डेमोक्रेट से, और डेमोक्रेट की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी अलग है रिपब्लिकन्स की तुलना में, और रिपब्लिकन्स नेवर वांटेड टू हैव एनी काइंड ऑफ पीस विथ ईरान। तो डोनाल्ड ट्रंप वाज ट्राइंग टू फाइंड वन वे और द अदर टू कैंसिल ईरान न्यूक्लियर डील, और उन्होंने ये सब एलिगेशन लगाकर कि ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से कैंसिल कर दिया। ईरान न्यूक्लियर डील इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखिए एक एक्सिस बनी हुई है पूरे दुनिया में। जब तक यूएस और ईरान के अंदर न्यूक्लियर डील वर्क कर रहा था ड्यूरिंग ओबामा रेजीम, पूरे दुनिया भर में एक तरीके का पीसफुल सेटलमेंट, पीसफुल अंडरस्टैंडिंग थी। यूएस और चाइना के बीच में इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी नहीं थी। बट जैसे ही वापस से ईरान के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए यूएस ने बाय पुलिंग आउट फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018 अंडर ट्रंप रेजिम, ये जो ईरान चाइना रसिया एक्सेस बनने लगा अगेंस्ट यूएस, दैट इज अगेन गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दैट इज डिवाइडिंग द वर्ल्ड कंट्रीज इनटू डिफरेंट पोल्स और ब्लॉक्स जस्ट लाइक कोल्ड वॉर एरा। तो ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट करना पूरी दुनिया के पीस एंड सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डिसाइडेड टू पुल आउट। और ऐसा है कि सिर्फ ईरान न्यूक्लियर डील ही नहीं, ओबामा के टाइम में जो डेमोक्रेट से पार्टी से थे, उनके टाइम में ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ईरान न्यूक्लियर डील या फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्यूबा या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, सबसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएस ने पुल आउट कर लिया था। लेकिन वापस से आप देखो, जो बिडेन केम टू पावर इन 2020, ही इज़ अगेन फ्रॉम द सेम पार्टी डेमोक्रेट टू विच ओबामा बिलोंग्ड, एंड दैट इज़ वाई वापस से आप देख रहे हैं कि जो बिडेन इज शोइंग सिमिलर जेस्चर्स आज वेर बीइंग फॉलोड बाय ओबामा। और इसी कारण से ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे जो बिडेन ने कहा है कि नाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइव ईरान न्यूक्लियर डील। और एक बार यूएस और ईरान के बीच में वापस से न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है, यूएस और ईरान के बीच में थोड़ी बहुत भी अगर सेटलमेंट डेवलप हो जाता है या पीस डेवलप हो जाता है, तो पूरे वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो पोलराइजेशन का सिनेरियो बना है, जिसमें एक तरफ ईरान चाइना और रसिया हैं, दूसरी तरफ यूएस सऊदी अरबिया यूएई जैसे देश हैं, ये जो पोलैरिटी है वो ब्रेक होगी और जिससे वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? Payment aggregator is a third-party service provider that allows merchant to accept payment from customers by integrating websites और ऐप। अब इस तरीके से नहीं समझ आएगा आपको, मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम से आपको समझ आएगा। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनी है जो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है पेमेंट से रिलेटेड। आपको ने कोई कंपनी खोला XYZ, अब आपका कस्टमर जो है वो पेमेंट करना चाहता है, आपको कौन से अकाउंट में पेमेंट करेगा, कैसे पेमेंट आएगा, कैसे सारी आगे की प्रोसेसिंग होगी, वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेमेंट एग्रीगेटर। इस इमेज की मदद से आपको समझ आ जाएगा पेमेंट एग्रीगेटर एग्जैक्टली करता क्या है। मान लीजिए कि ये कस्टमर है आपका और ये है सेलर। तो कस्टमर को पैसा देना है, सेलर को प्रोडक्ट देना है। अभी पैसा और प्रोडक्ट देने का और लेने का जो प्रोसेस है ऑनलाइन के ज़माने में इतना आसान है नहीं। ऑनलाइन पेमेंट आ गया, प्रोडक्ट नहीं आया, प्रोडक्ट आ गया, पेमेंट नहीं आया। तो ये सब के लिए फिर जो सेलर होते हैं, सेलर्स, वो अपने लिए हायर करते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। एक पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी को ये सारा का सारा काम दे देते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी क्या करता है, एक समझिए मिडिल मैन की तरह काम करता है। ये जो पेयर या कस्टमर है, इससे पहले खुद ट्रांजैक्शन करता है अपने अकाउंट में, और एक बार जब सेलर अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर देता है तो फिर अपने पेमेंट एग्रीगेटर अपने अकाउंट से इस सेलर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये काम होता है पेमेंट एग्रीगेटर का। तो पेमेंट एग्रीगेटर का काम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स ऑन बिजनेस या मर्चेंट बिहाफ एंड सेटल द सेम इन द अकाउंट। तो ये है मर्चेंट या सेलर, इसके बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट करेगा अपने अकाउंट में और फिर वो अकाउंट सेटल करेगा मर्चेंट के अकाउंट में या सेलर के अकाउंट में व्हेन द सेलर हैज़ सप्लाइड द गुड्स। तो ये होता है पेमेंट एग्रीगेटर।
पेमेंट एग्रीगेटर एक बड़ी समझिए संस्थान है या कंपनी है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड सर्विसेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज फॉर पेमेंट पर्पसेस. तो इट इंटीग्रेट्स इट्स ओन सर्विसेज विद द वेबसाइट और ऐप ऑफ इट्स क्लाइंट. तो पेमेंट एग्रीगेटर कैन बी अ बैंक ऑल्सो, इट कैन बी अ नॉन बैंक एंटिटी ऑल्सो. पेमेंट एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करना होता है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. अगर एक नॉन बैंक एंटिटी को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस लेना है तो वो मिलेगा आरबीआई से. पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस इज गॉट फ्रॉम आरबीआई. और नॉन बैंकिंग कंपनी को अगर पेमेंट एग्रीगेटर का काम करना है तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना ही होगा. वहीं अगर बैंक्स चाहें तो वो पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकते हैं बिना अलग से आरबीआई से लाइसेंस लिए हुए. पेमेंट एग्रीगेटर इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. कुछ एग्जांपल्स पेमेंट एग्रीगेटर के हो सकते हैं पेपल, रेजर पे, पाइन लैब्स, ईटीसी. पेमेंट एग्रीगेटर्स हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि आरबीआई ने हाल फिलहाल में 32 ऐसी कंपनियां हैं जैसे अमेजन, गूगल, इन सबको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया है. सो नाउ अमेजन इंडिया, गूगल इंडिया, they can also act as a payment aggregator. They can provide a company complete end-to-end solution for accepting payment. अच्छा, पेमेंट एग्रीगेटर इज डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे सरल होता है. आप कहीं किसी कंपनी में गए पेमेंट करने, तो आप कुछ सामान खरीदने, तो जो ऑनलाइन पेमेंट का जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, पीओएस मशीन वगैरह जो होती है, वो जिस कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिस बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको कहा जाता है पेमेंट गेटवे. तो पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर के बीच का अंतर क्या है? पेमेंट गेटवे इज सिंपली अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू मेक पेमेंट, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर इज अ कंप्लीट इंटरफेस दैट अलाउज अ लॉट ऑफ पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या प्रोसेसेस. और सरल भाषा में कहें तो पेमेंट गेटवे इज एन इंटरमीडियरी एंड जस्ट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर पेमेंट. जैसे आप एसपीएम के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको, या एसपीएम के ऑफिस में आएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे पीओएस मशीन मिलेगा. आपने कोई एडमिशन लिया तो आपको डेबिट कार्ड से अपने आप पीओएस मशीन में स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं. तो वो जो पीओएस मशीन प्रोवाइड करने वाला बैंक है वो एक्चुअली में काम कर रहा है पेमेंट गेटवे का, हमें पेमेंट लेने में मदद कर रहा है. बट पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है? इट इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ एन इंटरफेस दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन सप्लायर एंड बायर. पहले वो बायर से पेमेंट लेता है अपने अकाउंट में और फिर अपने अकाउंट से वो पेमेंट देता है सप्लायर के अकाउंट में जब पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब सेलर या सप्लायर प्रोडक्ट सप्लाई कर देता है. तो मुद्दा यह है कि पेमेंट एग्रीगेटर इज ए काइंड ऑफ इंटरफेस, अ लार्ज प्रोसेसिंग सिस्टम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन बायर एंड सप्लायर, जबकि पेमेंट गेटवे इज जस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट इन केस ऑफ एनी बिजनेस. हाल फिलहाल में जैसा कि मैंने न्यूज़ आपको बताया, फिर से रिपीट करा देता हूँ, 32 कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है आरबीआई ने, जिससे हमारे देश के अंदर ऑनलाइन पेमेंट की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएं. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नवीन चंद्र बोरदोलोई. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Naveen Chandra Bordoloi Sahab, he lived from 1875 to 1936. He was a great writer, freedom fighter and a political leader from Assam. तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया आसाम से. एंड नवीन चंद्र बोरदोलोई इज पॉपुलरली नोन एज करमवीर नवीन चंद्र बोरदोलोई. तो ही वॉज फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसाम Pradesh Congress Committee of 1921. He was the one who protested against exclusion of Assam from Montagu Chelmsford reform policy and compelled Britishers to recognize Assam as a civilized state with rich socio-cultural fabric. He also was he also held presidential chair of Assam Provincial Chhatra Sanmilani, the farmers organization, the Assam Association etc. He was selected as secretary of Swaraj Dal and later as an executive member of All India Congress Committee. He attended Nagpur session of Congress in 1920 and he was general secretary of 41st Congress conference that was held in Guwahati at Pandu.
तो गुवाहाटी के अंदर, असम के अंदर होने वाला अकेला कांग्रेस सेशन, पांडु सेशन 1926 में, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। ही वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ जोनाकी पेपर। उनके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न ड्रामा जैसे कि गृह लक्ष्मी या कृष्ण लीला, तीन चीज़ें, तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको याद रखने हैं नवीन चंद्र बोरदोलोई जी से रिलेटेड। देखिए, नवीन चंद्र बोरदोलोई या इस तरह के जितने भी पर्सनालिटीज इनसे रिलेटेड मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब फैक्ट्स रटने होंगे एटलीस्ट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो सेवाली के बारे में देखते हैं। सेवाली इज द ओनली नॉवल रिटन बाय नवीन चंद्र बोरदोलोई वेयर ही हैज डिस्कस्ड एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीन व्यूज अगेंस्ट अल्ट्रा मॉडर्न आउटलुक ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंग्लिश स्कूल। यह है सेवली। भाई, इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड भाई written by Naveen Chandra Bordoloi that revolves around emotional village story between two brothers and misunderstanding created by perverted self-centered relatives. Anita Garibaldi, it is an story written by Naveen Chandra Bordoloi about people of Italy where he has represented ki how the ancient Romans who were once conquered by Britishers, how civilized, brave और knowledgeable they were. तो ये बुक भी लिखी उन्होंने, अनीता गैरिबाल्डी, रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ एंशियंट रोमन्स, लिखी है नवीन चंद्र बोरदोलोई ने, कल्चर ऑफ एंशियंट रोमन्स को रिफ्लेक्ट करते हुए। यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 में हम लोग दो छोटे छोटे पीटी रिलेटेड पर्सपेक्टिव से पीटी रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, युवा पुरस्कार एंड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ असम और न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, जस्टिस संदीप मेहता was sworn in as Chief Justice of Guwahati High Court. Guwahati High Court is the principal seat catering to the states of Assam, Nagaland, Mizoram and अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है युवा पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी देता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी किस्मत बानो को एट मेघदूत थिएटर इन दिल्ली। तो किस्मत बानो इज़ फ्रॉम गुवाहाटी हु हैज़ बीन अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड एक्टिंग फॉर द ईयर 2020 फॉर हर कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ इंडियन थिएटर। टॉपिक नंबर 5 इज अबाउट फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप मीटिंग इन खजुराहो मध्य प्रदेश फ्रॉम 22 to 25 जनवरी। थीम है इस G20 कल्चरल ग्रुप समिट का प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉस्पेरिटी। खजुराहो के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वैसे तो आपने कल्चर क्लास में जरूर पढ़ रखा होगा। इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंदेल डायनेस्टी इन समवेयर क्लोज टू 950 to 1050 AD। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल नागरा स्टाइल है। यहाँ पे हिंदू और जैन मॉन्यूमेंट्स दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, और जो इसका थीम है इट इज़ एरोटिक एंड सेंसुअस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस started in 1975 to make Hindi language a medium of service and knowledge. That is right. 12th World Hindi Conference was held in Fiji. This is also correct. यहाँ पे तीनों ही डांस करेक्टली मैच्ड हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। MCLR से रिलेटेड भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। That's all from our side for today. Thanks for watching.